हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच और आप देख रहे हैं AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच यूट्यूब चैनल। तो पहले वीडियो में मैंने आपके लिए AICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो उसको डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश कंपलसरी के पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश कंपलसरी पे भी वीडियो बनाएं, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी एक ऐसा पेपर है जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके लिए स्प्रिंग 2019 की यानी 2019 की स्प्रिंग की सीज़न की पेपर को डिस्कस करने की जसारत की है और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाले वैल्यूएबल वीडियो आप तक मिलती रहे। तो टाइम को ज़ाय किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर बना देते हैं, तो हर साल हर सेमेस्टर में वो अलग अलग पेपर बना देते हैं। कभी कभार वो इंग्लिश कंपलसरी में सारा कंपोजिशन डाल देते हैं, जिस तरह के 2019 में स्प्रिंग के सीज़न में उन्होंने सारा कंपोजिशन से पेपर बनाया है। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन हमारे पास एक ग्रामर है, एक कंपोजिशन है। तो हमारे पास ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। लेकिन इंग्लिश कंपोजिशन में राइटिंग्स आते हैं, जिस तरह के पैराग्राफ राइटिंग हुआ, प्रेसेस राइटिंग हुआ, एसे राइटिंग हुआ, स्टोरी राइटिंग हुआ, एप्लीकेशन राइटिंग हुआ, लेटर राइटिंग हुआ और इस तरह से ढेर सारी चीज़ें वो कंपोजिशन में आते हैं। तो इसी दफ़ा जो हमारे अंडर डिस्कशन पेपर है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्प्रिंग 2019 की है और इसमें उन्होंने सारे कंपोजिशन को डिस्कस किया है, यानी कंपोजिशन से पेपर उन्होंने सारा बना रखा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है हर साल जो पेपर बनाती है वो 8 क्वेश्चन दे देती है। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। जहाँ यहाँ पर आप इस पेपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 8 क्वेश्चन दे रखी है और ऊपर जो है वो नोट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, यानी एक क्वेश्चन भी चॉइस में नहीं जोड़ा। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने हर क्वेश्चन में इसके मार्क्स भी दिए हैं कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का 20 मार्क्स है, सेकंड क्वेश्चन का 10 मार्क्स है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का 10 मार्क्स है, फोर्थ क्वेश्चन का 20 मार्क्स है, यहाँ पर इसका 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है और बाकी सबका 10 मार्क्स है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इस इंग्लिश कंपलसरी की पेपर की जो कुल मार्क्स है वो 100 है, यानी इसका फुल मार्क्स जो है वो कितने हैं? वो 100 है और इसकी पासिंग मार्क्स जो है वो 50 है। लेकिन ये सेमेस्टर पे भी डिपेंड करता है और पेपर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स रखते हैं। कई पेपर जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंग्लिश कंपलसरी की पेपर है उसमें 40 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि उन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या रखा है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने, अगर हम इसकी क्वेश्चन पर गौर करें तो उन्होंने लिखा है राइट एन एसे ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। उन्होंने मतलब ये है कि उन्होंने इसे पे फर्स्ट क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है कि इसे लिखना है। उन्होंने 4 टॉपिक्स दिए हैं, उस पर एक पे आपने इसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो उन्होंने दिया है कि अ ट्रिप टू द माल रोड ऑफ मरीपेट इसे लिखना है, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन लाइफ इस पे इसे लिखना है, या माई फेवरेट कंट्री पे इसे लिखना है, यानी नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पे इसे लिखना है। इन 4 टॉपिकों में से आपने एक टॉपिक पे इसे लिखना है। यानी इस तरह से हम तो नहीं बता सकते कि इसी दफ़ा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे में कौन से ऐसे को चूज़ करेगा, लेकिन हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि करंट सिनेरियो के मुताबिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसी दफ़ा इंग्लिश कंपलसरी पेपर में जो ऐसे आ सकते हैं इसी दफ़ा, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर पॉलिटिक्स पे ऐसे आ सकता है, अफगानिस्तान पे ऐसे आ सकता है, कोविड-19 पे ऐसे तो आ चुका है और पुराना हो चुका है, लेकिन कोविड-19 पे ऐसे आ सकता है। यहाँ पर वुमेन डिस्क्रिमिनेशन पे ऐसे आ सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे ऐसे आ सकता है। ये 4-5 ऐसे जो है वो करंट सिनेरियो के मुताबिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दे सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हम इसे राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसे को किस तरह से राइट अप कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह फिर अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किसी टॉपिक पे ऐसे को चाहते हैं हम लिख सकेंगे। दूसरे
क्वेश्चन को अगर हम देख ले तो वो इस क्वेश्चन में हमारे पास वो लेटर मांग रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे एट योर कॉलेज। आपकी कॉलेज में एक एनुअल स्पोर्ट्स डे है और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं, उसको लेटर लिखना है। आप किस तरह से लेटर लिख सकते हैं, लेटर की टाइप कितने हैं और लेटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से हैं, हम इस वीडियो में आगे जाके आपको बताएंगे। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम देख ले कि सेकंड क्वेश्चन भी आपका लेटर राइटिंग है। तीसरा क्वेश्चन को अगर हम देख ले तो ग्रीडी इज अकर स्टोरी, इस पे स्टोरी लिखना है, यानी थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टोरी राइटिंग है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कौन सा लिखना है, अगर हम क्वेश्चन पर गौर करें, व्हाट इज योर प्लान अबाउट स्पेंडिंग द न्यू समर वेकेशन, और राइट अ पैराग्राफ एक्सप्रेसिंग योर इंटेंशन अबाउट योर समर हॉलीडेज एंड यूजिंग फ्यूचर टेंस। आपने फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हुए समर हॉलीडेज जो आपको मिलने वाले हैं उसमें आपने प्लानिंग क्या हुआ है कि आप कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर ये छुट्टियाँ स्पेंड करेंगे, इस पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि हम पैराग्राफ राइटिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ को किस तरह से हम राइट कर सकते हैं। तो कोई भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अगर पैराग्राफ देते तो हम कर सकेंगे। और पांचवा जो हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने यहाँ पर भी लेटर मांगा हुआ है कि एडवाइस योर यंगर ब्रदर रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ केयर एंड लाइफ, कि हेल्थ के मुतालिक आपने अपने यंगर ब्रदर को, जो आपसे छोटा भाई है, उसको नसीहत करना है। इसको नसीहत का लेटर लिखना है। हम लेटर को किस तरह से लिखेंगे, एडवाइस लेटर को किस तरह से लिखेंगे, अपॉलजी लेटर को किस तरह से लिखेंगे, हम इस वीडियो में आगे जाके आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, और मिल के सीखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड द कंट्री। आप अपने कंट्री में इंटरनेशनल क्रिकेट को किस नज़रिए से देखते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये ओपिनियन का क्वेश्चन है। आप ओपिनियन क्या है, ओपिनियन यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी मैं इस बारे में क्या ख्यालात रखता हूँ। आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है कि क्रिकेट का फ्यूचर जो हमारे पास है, इंटरनेशनल फ्यूचर जो हमारे पास इस कंट्री में क्रिकेट का है वो किस तरह से है। हम इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकेंगे, हमारे पास सिक्योरिटी के कितने मसले आ सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अगर यहाँ पर आ गया हमारे पास हमारा इमेज किस तरह से जाएगा, हमारे पास टीम यहाँ पर आ सकती है जिस तरह का न्यूजीलैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया का टीम है, न्यूजीलैंड वगैरह तो वो जा चुका है, भाग चुका है। इसकी वजह से हमारे कंट्री पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि एक वेस्ट कंट्रीज़ का यहाँ पर एक टीम दौरा लगाता है और इसको थ्रेड मिलने शुरू हो जाता है और वो अपना दौरा को कैंसिल करते हैं। तो इसी वजह से हमारा इंटरनेशनली हमारा जो मुल्क है वो ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, अपनी ओपिनियन के मुताबिक यहाँ पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की जो हमारे पास फ्यूचर है आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम किस तरह से आपका नज़रिया है और देखते हैं। और सातवां क्वेश्चन है जो है राइट एन अपॉलजी लेटर लिखना है। अब हम अपॉलजी लेटर क्या चीज़ होता है हम इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे, यानी ये भी लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है। और आखिरी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन है कि सपोज मेट्रो हैज़ अनाउंस्ड, कि यहाँ पर पेशावर में मेट्रो जो है वो एक प्रोजेक्ट था, तो हमारे पास मेट्रो का एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ और अभी तो चल भी रहा है, लेकिन मेट्रो के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन दिया, वो करंट सिनेरियो था, उस पर आपने लिखना है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। और दूसरी जो है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने एप्लीकेशन मांगा हुआ है। क्या मांगा हुआ है, एप्लीकेशन मांगा हुआ है कि अगर मेट्रो में एक सपोज एक पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है और वो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट का। रिसेप्शनिस्ट आप उम्मीद है जानते होंगे कि जो भी दफ्तर में आता है, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट में आता है, लेकिन वहाँ पर एक दफ्तर हुआ करता है। इंस्टीट्यूट में जाने से पहले स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी एक पहला रिसेप्शन ब्लॉक होता है। रिसेप्शन ब्लॉक में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आपके किसके साथ काम है, आपको यह काम किससे करवाना है, आपको वो बंदा, वो ऑफिस, वो क्लास कहाँ पर मिल सकता है, वो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। यानी आपको रिसीव करता है, जो भी कस्टमर आते हैं उसको रिसीव करता है। वो पोस्ट जो है वो मेट्रो ने अनाउंस कर रखी है और इसके लिए आपने अप्लाई करना है और एप्लीकेशन लिखना है। आपने एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है, ये हमारे पास एप्लीकेशन राइटिंग का क्वेश्चन हुआ। एप्लीकेशन राइटिंग का क्वेश्चन हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन को किस तरह से हम राइट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को इस तरह से हम राइट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम
ये तो हमारे पास ओल्ड डेटेड तरीका हुआ, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास टू लिखेंगे और टू के साथ यहाँ पर कामा नहीं लगता, अब कामा नहीं लगता। फिर हमारे पास यहाँ पर मिडल के यानी लाइन के मिडल में आपने द बॉस लिखना है, जो भी लिखना है आपने यहाँ पर क्या क्या लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट फिर लिखना है, यहाँ पर फिर आपने सॉल्यूशन या ग्रीटिंग लिखना है, फिर आपने एप्लीकेशन में बॉडी लिखना है यानी किसके लिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और फिर आखिर में अपना नाम जो है और अपना नंबर जो है और अपना जो हमारे पास सिग्नेचर है वो लिखना है, और इस तरह से आपने एप्लीकेशन को लिखना है। आगे वीडियो को शुरू करते हैं कि हम किस तरह से इसे राइट कर सकते हैं, पैराग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं, स्टोरी किस तरह से लिख सकते हैं, लेटर किस तरह से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा ही वीडियो को लंबी नहीं करते क्योंकि फिर आप बोर होंगे, ज़्यादा है इसकी तरफ। पैराग्राफ क्या चीज़ है और पैराग्राफ को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पैराग्राफ इज़ अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। क्या है? नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटिंग टू वन टॉपिक। हमारे पास पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, यानी आप पैराग्राफ को आपने उम्मीद है आपने इंग्लिश बुक में भी देखा होगा, साइंस की बुक में भी देखा होगा, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बुक मुहैया है आपने वहाँ पर देखा होगा कि एक कम्बिनेशन होता है, एक नंबर ऑफ सेंटेंस का एक ग्रुप होता है, वहाँ पर वो एक ही आइडिया को डिस्कस करते हैं और एक ही आइडिया की जो हमारे पास है इसके बारे में मालूमात होती है। तो पैराग्राफ हमारे पास एक ग्रुप है, किसकी? सेंटेंसेस की एक ग्रुप है रिलेटिंग टू वन टॉपिक। पैराग्राफ में एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि पैराग्राफ हमारे पास सिर्फ सिंगल टॉपिक को डिस्कस करेगा। किसको डिस्कस करेगा? सिंपल टॉपिक। लेट सपोज अगर मैं अपने एक टॉपिक लिखना चाहूँगा अपने फैमिली के मुतालिक, तो हमारे पास टॉपिक में जितने भी सेंटेंसेस हो गए, जितने भी सेंटेंसेस हो गए वो मेरे फैमिली के मुताबिक होंगे, यानी मेरे पर्सनल लाइफ के मुताबिक नहीं होंगे, मेरे स्कूल के मुताबिक नहीं होंगे, मेरे कॉलेज के मुताबिक नहीं होंगे, वो हमारे फैमिली के मुताबिक होंगे। और इसको कहते हैं यूनिटी। यानी सबसे पहले अगर आपने पैराग्राफ को लिखना है तो सबसे पहले आपने यूनिटी लानी है, यानी पैराग्राफ में आपने क्या लाना है? यूनिटी लानी है। यानी जिस थीम पे आप पैराग्राफ लिखना चाहेंगे, एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना चाहेंगे, तो आपका सारे जो हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो इस पैराग्राफ से रिलेट कर रहे होंगे, एक सारे सेंटेंसेस जो है वो इस थीम से रिलेट कर रहे होंगे। यानी मैंने आपको जिस तरह से एग्जांपल दिया कि मैं अपने फैमिली पे अगर पैराग्राफ लिखना चाहूँगा तो इस पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो मेरे फैमिली के मुताल्लिक होंगे। अगर इसमें हमारे पास एक सेंटेंस हुआ करता है, इसको हम टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपिकल सेंटेंस। अब टॉपिकल सेंटेंस क्या चीज़ होता है? टॉपिकल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आपको पैराग्राफ के मेन थीम से रोशनास कराता है। यानी ये सेंटेंस बिगिनिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, बिगिनिंग और एंडिंग में हो सकता है। यानी एक सेंटेंस जो आपको पैराग्राफ के थीम के बारे में बताता है, समरी के बारे में बताता है, उसको मेन कंटेंट के बारे में बताता है, उसको हम टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल क्या है पैराग्राफ को लिखते हुए? दूसरा प्रिंसिपल है आर्डर। आपने सेंटेंस को आर्डरली अरेंज करना है, यानी जितने भी सेंटेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो मालूमात सबसे अहम होते हैं उसको ऊपर रखना है, फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली डिसेंडिंग आर्डर में आपने मालूमात को लाना है, फिर जो मालूमात सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है उसको आखिर में लिखना है, और सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मालूमात है उसको पहले में लिखना है। ये पैराग्राफ राइटिंग के प्रिंसिपल नंबर 2 है। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है? वैरायटी। आपने एक बात को दोहराना नहीं है, आपने ढेर सारे मालूमात को इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए, इससे रिलेट करते हुए आपने ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है, लेकिन आपने वैरायटी ज़रूर रखनी है। वैरायटी यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी उस टॉपिक के मुतालिक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है। इस तरह नहीं है कि मैं माई फैमिली पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ और एक ही बात को घुमा फिरा के लिख रहा हूँ, तो इससे आप रीडर जो है वो बोर होता चला जाएगा और आपका पैराग्राफ राइटिंग भी इस तरह से नहीं हो सकता। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं। तो उम्मीद है इन 3 प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आप पैराग्राफ को राइट अप कर सकोगे अगर पैराग्राफ राइटिंग पे क्वेश्चन आया। मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है जो जेई न्यू मैन का एक पैराग्राफ है। यहाँ पर आप पैराग्राफ में ये 3 प्रिंसिपल जो हमने पढ़े, यूनिटी, वैरायटी और
दूसरा जो हमारे पास आर्डर है वो हमने पढ़ा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ शुरू होता है हेंस। हेंस इट इज द ऑलमोस्ट a definition of a gentleman to say he is one who never inflict pain. This description is both refined and as far as it's go accurate. It is mainly occupied and merely removing the obstacle with a hinder the free and unembraced action of those about him, and he concurs with their movement rather than takes the initiative himself. His benefits may be considered as a parallel to what are called comfort or conveniences, an arrangement of a personal nature, like an essay, cheer or good fire, what do their part is dispelling cold and fatigue. Through nature provide both means of rest and animal heat without them. ये आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ जो है मैंने आपके लिए J.E. न्यूमैन का एक इससे आता है उससे मैंने लिए। इस टॉपिक में आप ये वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें यूनिटी है और इसमें आर्डर है। सबसे पहले सेंटेंस में उन्होंने अपने जो ख्याल था, अपने जो थीम था, जो समरी था वो डिस्कस किया और फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे जो है ढेर सारे और सेंटेंसेस लाए। तो पैराग्राफ को इस तरह से हम राइट अप कर सकते हैं। जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। हम स्टोरी को किस तरह से ले सकते हैं। स्टोरी आपने पढ़ा होगा कि स्टोरी हमारे पास द ग्रीडी डॉग, थर्स्टी क्रो, ग्रीडी इज अ कर्स, स्लो स्टडी विंस द रेस, एज यू सो शैल यू रैप। यहाँ पर ढेर सारे द ग्रेप्स आर श्योर। तो यहाँ पर ढेर सारे आपने स्टोरीज पढ़े होंगे। तो स्टोरीज को लिखने के लिए आपको या स्टोरी का मोरल दिया हुआ होगा, या स्टोरी का टाइटल दिया हुआ होगा, या स्टोरी का आउटलाइन दिया हुआ होगा। इन तीन चीज़ें अगर इनमें से एक भी आपको दिया हुआ है पेपर में तो आप इस पे स्टोरी लिख सकोगे। मोरल दिया हुआ होगा, टाइटल दिया हुआ होगा या आउटलाइन दिया हुआ होगा। तो इनमें अगर एक भी दिया हुआ है उन्होंने तो आप यहाँ पर स्टोरी लिख सकोगे। लेकिन स्टोरी में आपने ये बातें जहन नशीन फरमानी है कि प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कि हमारे पास स्टोरी किस तरह है, यानी स्टोरी किस चीज़ पे है। यानी अगर आप थर्स्टी क्रो पे स्टोरी लिखोगे तो आपको प्लॉट आना चाहिए। प्लॉट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक को होना चाहिए, हमारे पास जंगल होना चाहिए, हमारे पास पिक्चर होना चाहिए, यानी गड़ा होना चाहिए, पेबल होना चाहिए और यहाँ पर गड़े में पानी होना चाहिए। ये सारे प्लॉट आपने अपने जहन में बनानी है। दूसरा हमारे पास आपने आउटलाइन अपने जहन में बनाना है, आउटलाइन अपने जहन में बनाना है। तीसरे कनेक्टेड सेंटेंसेस, आपने वो सेंटेंसेस लिखने हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। यानी एक आइडिया अगर आप शुरू करते हैं तो इस आइडिया को प्रोसीड करते हुए, यानी थर्स्टी क्रो के बारे में अगर आप स्टोरी लिखना चाहोगे तो इस थर्स्टी क्रो के कहानी को आगे आपने ले जाना है और आखिर पर मोरल पर, क्लाइमेक्स पर स्टॉप करना है और मोरल भी लिखना है। और चौथी और अहम बात हमारे पास स्टोरी में जो है वो मोरल है। हम स्टोरी इसलिए बताते हैं कि हमारे पास नतीजा अखज़ हो जाए। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ग्रीडी इज़ अ कर्स, ग्रेप्स आर श्योर, इस तरह एज यू सो शैल यू रैप। ये हमारे पास जितने भी स्टोरीज़ है, ये मैंने जो मोरल आपको बताए वो इस मोरल के लिए हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरी को मोरल के लिए हम सुना देते हैं। आपने अगर मोरल नहीं लिखा तो आपका स्टोरी जो है वो वेस्ट यूजफुल है, वो यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट आपने जहन नशीन रखने हैं। जितने भी टाइप ऑफ स्टोरीज आ जाए आप इंशाल्लाह लिख सकोगे। और तीसरी बात जो है आपने आसान अल्फाज का चुनाव करना है और ग्रामर का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे पास, और स्टोरी को हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हम स्टोरी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टोरी जो हमारे पास कहानियाँ जितनी भी होती है वो पास्ट टाइम की चीज़ें होती है, वो पास्ट टाइम की राइटिंग होती है। तो आपने इसको पास्ट टेंस में लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जितना भी टेंस हो, लेकिन पास्ट टेंस में आपने लिखना है और ग्रामर का खास ख्याल रखना है। और चौथा जो हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर का खास ख्याल रखना है।
फिर हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, कि हम लेटर को किस तरह से राइट कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर को मैंने आपके लिए क्लासिफाई भी किया है कि हमारे पास लेटर जो है वो एक फॉर्मल लेटर है और एक इनफॉर्मल लेटर है। आपने लैंग्वेज में भी सुना होगा कि हमारे पास एक फॉर्मल लैंग्वेज है और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमसे बड़ा है, जो हमसे उम्र में ज़्यादा है या हमसे ओहदे में ज़्यादा है, उसके साथ अगर हम बात करने की जसारत करते हैं या बात करते हैं तो उसके साथ हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मल लैंग्वेज, यानी रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम इसके लिए ये कहेंगे कि आप, तू नहीं कहेंगे। ये आप जो हमारे पास यूज़ होता है, आप भी ठीक है, तू भी ठीक है, लेकिन हम आप इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमसे ओहदे में ज़्यादा है, उम्र में ज़्यादा है। ये हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज है। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो हम एक दूसरे डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं, जिस तरह दोस्तों के साथ आप बातचीत करते हैं, अपने घर में अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ जो आप ज़ुबान यूज़ करते हैं, इसको इनफॉर्मल कहते हैं। हम इसको कहते हैं तू इधर आ जाए, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, या इस तरह वगैरह जितने भी सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, तो हम बग़ैर तकल्लुफ़ के जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह हमारे पास लेटर भी है। अगर हम अपने उम्र से ज़्यादा वाली उम्र लोगों को ख़त लिखते हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और इस तरह के इस लेटर को हम परफॉर्मल लेटर कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त को लिखते हैं, अपने भाई को लिखते हैं, अपने जो हमारे पास जाने पहचाने वाले अपने यार को लिखते हैं, अपने लैला को लिखते हैं, अपने गर्लफ्रेंड को लिखना, जो हमारे पास लेटर है वो सारे इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेटर के और भी अकसाम है। हमारे पास एपोलॉजी लेटर है, एडवाइस लेटर है। एपोलॉजी लेटर का क्या मतलब है? एपोलॉजी का मतलब ये है, एपोलॉजी का मतलब ये है, मैंने एग्जाम्पल में भी आपको एपोलॉजी लेटर डिस्कस किया हुआ है। एपोलॉजी लेटर का मतलब यह है कि अगर आपने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हुआ है और आप इससे माफ़ी मांगना चाहते हो, इसको अपोलोजाइज़ करना चाहते हो, तो हम जो भी लेटर लिखते हैं इसको हम एपोलॉजी लेटर कहते हैं। और एडवाइस लेटर, जो हम एडवाइस करना चाहते हैं, किसी अपने यंगर को एडवाइस करना चाहते हैं, स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहते हैं, कज़न को एडवाइस करना चाहते हैं, जितने भी हमारे पास जानने वाले हैं उसको एडवाइस करना चाहते हैं, तो हम एडवाइस लेटर की मदद ले लेते हैं। हमारे पास लेटर को किस तरह से लिख सकते हैं? तो हमारे पास लेटर में सबसे पहले ओपनिंग आता है। ओपनिंग क्या है? हमारे पास जो लेटर हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग आता है, यानी लेटर को किस तरह से शुरू करते हैं। तो ओपनिंग में हमारे पास आपने राइटर यानी जिसने लिखना है उसकी एड्रेस लिखनी है। उसका एड्रेस किस तरह से लिखना है? सबसे पहले आपने छोटे एड्रेस से शुरू करना है। सबसे पहले आपने होम लिखना है, फिर स्ट्रीट लिखना है, फिर इसके बाद आपने प्रोविंस को लिखना है, कंट्री, अगर आप पाकिस्तान से अब्राड ख़त लिखना चाहते हो तो आपने कंट्री लिखना है। तो इस तरह से आपने अपना राइटर एड्रेस लिखना है। फिर इसके नीचे आपने जो हमारे पास है वो डेट लिखना है। क्या लिखना है? डेट लिखना है। जितना भी डेट है, आज जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ वो 17 अप्रैल 2022 है। तो हमारे पास आपने जो भी डेट हो, आप जब लेटर लिखते हैं तो जो भी डेट हो आपने डेट डालना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। आपने सैल्यूटेशन लिखना है, यानी सलाम दुआ करना है, खुशामदीद कहना है। आपने किस तरह से डियर सर लिखना है, डियर हमीद लिखना है, माय स्वीट ब्रदर लिखना है, जिस तरह से भी लिखना है आपने दूसरे में सैल्यूटेशन लिखना है। और सैल्यूटेशन जो हमारे पास है वो सेंटेंस लाइन के पहले वाले हिस्से में आपने लिखना है। फिर हमारे पास आपने बॉडी को शुरू करना है। बॉडी में मेन जो आपने बात लिखनी है वो आप बॉडी ऑफ द लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एडवाइस करना चाहते हो तो एडवाइस लिख ले, एपोलॉजी करना चाहते हो तो एपोलॉजी लिख ले, जो भी आप करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। फिर आखिर में आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन हमारे पास पैराग्राफ की सूरत में भी हो सकता है, सेंटेंसेस की भी सूरत में भी हो सकता है। अगर आप लंबा लेटर लिखना चाहते हो तो आप आखिर में जो कंक्लूजन पैराग्राफ है इसमें आपने कंक्लूजन लिखना है कि मैं किस वजह से आपको यह ख़त लिख रहा हूँ और मेरा मकसद क्या है। तो आप आखिर में कंक्लूजन लिखना है और आखिर में आपने सिग्नेचर करना है और अपना नाम वगैरह लिख लेना है। सही है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेटर को देखते हैं। यहाँ पर एक लेटर मैंने आपके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, इससे पिक्चर ली है और यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को आपके लिए इलस्ट्रेट किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर इस पहले ओपनिंग में हमारे पास उन्होंने हाउस नंबर दिया है, फिर कॉलोनी दिया हुआ है कि कहाँ से, रावलपिंडी से है, ये दिया हुआ है, फिर उन्होंने डेट दिया हुआ है वगैरह। फिर यहाँ पर उन्होंने सैल्यूटेशन दिया हुआ है, डियर हामिद।
हामिद को वो ख़त लिख रहा है और यह हमारे पास ख़त लिख रहा है, मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर। यहाँ पर उसको कंग्रेट्स करने के लिए कि आपने जो है वो कार ख़रीदा है और मैं आपको कंग्रेट्स करना चाहता हूँ। ये इनफॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर में भी फिर ये कंग्रेचुलेशन लेटर है ऑन आकार। यहाँ पर उन्होंने बॉडी लिखा हुआ है और इस तरह ब्ला 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 आप वगैरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये लेटर है। और आखिर में उन्होंने क्या है, यूअर्स यानी यूअर्स ओबिडेंटली, यूअर फ्रेंडली, यूअर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है। और इस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर आप इस लेटर को भी देख सकते हैं। दूसरे लेटर को हम देखते हैं कि हमारे पास एपोलॉजी लेटर जो हम लिखना चाहेंगे तो इसमें मेन टिप्स हमारे पास क्या है। एपोलॉजी लेटर में सबसे पहला टिप ये है कि हम जो भी जिस किसी को भी एपोलॉजी लेटर लिखना चाहेंगे तो हम पहले अपने हैंड राइटिंग से लिखेंगे। अगर आप दूसरे के राइटिंग से लिखेंगे तो आप अपनी गलती पर पश्चिमान नहीं हो, इसी वजह से आप दूसरे पे लिखना पसंद करोगे। आप खुद से लिखना अगर लिख लेते हैं एपोलॉजी लेटर तो इस पे एक इम्पैक्ट, आप जिसको ख़त लिखते हैं इस पर एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा हाँ कि वो ये समझेगा कि वो ये बंदा हमारे पास जो है वो रियल में खफा है इस पे। दूसरा हमारे पास एक्सप्रेस योर एपोलॉजी, आपने अपनी माफ़ी मांगना है। आई एम रियली सॉरी, इस तरह सेंटेंसेस लिखते हैं। आई एम सॉरी, टेरिबली सॉरी, ऑफुल सॉरी, इस तरह के सेंटेंसेस आपने लिखने हैं कि सबसे पहले जब बॉडी शुरू करते हैं तो इसमें आपने जो है वो सॉरी इसको करना है। फिर हमारे पास आपने जो है जो भी इसके साथ ज़्यादती की हो, इसकी फीलिंग को हर्ट किया हो, उसको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने इस लेटर में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर जो हमारे पास ले लेते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे ले लेते हैं तो फिर आपका लेटर जो हमारे पास इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि आप दूसरों को ब्लेम करेंगे कि इसी वजह से हुआ। और इस तरह आप हमारे पास अगले टिप्स जो हमारे पास है वो आप प्रॉमिस करेंगे कि अगर आप मेरे साथ मिल लें तो मैं इंशाल्लाह आपको फेस टू फेस यानी फिजिकली भी आपको अपोलोजाइज कर दूंगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। और इस गुस्ताखी को यानी इस फीलिंग को जो मैंने आपके लिए हर्ट किया है, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। अगर रेमेडी नहीं हो सकती तो माफ़ी तो मांगी जा सकती है। तो ये टिप्स को जहन में रखते हुए आपने एपोलॉजी लेटर को लिखना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एपोलॉजी लेटर है। और फिर एपोलॉजी लेटर भी टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास फॉर्मल एपोलॉजी लेटर है और एक इनफॉर्मल एपोलॉजी लेटर है। फॉर्मल एपोलॉजी लेटर जब आप गर्लफ्रेंड के साथ कोई वगैरह होता है या अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा वगैरह होता है, यानी अपने कोलीग्स के साथ झगड़ा वगैरह होता है, तो इसको अगर हम लेटर लिखते हैं तो इसको हम इनफॉर्मल लेटर ऑफ एपोलॉजी कहते हैं। और अगर आप जो हमारे पास ऑफिस नहीं गए, स्कूल नहीं गए, प्रिंसिपल से छुट्टी ली, इस तरह वगैरह जो आपने स्कूल में कोई शैतानी वगैरह की, जिस तरह बैक बेंचर वगैरह करते हैं, तो अगर हम प्रिंसिपल को लेटर लिखना चाहते हैं, कोई बॉस को लेटर लिखना चाहते हैं तो ये इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एपोलॉजी लेटर है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने टिप्स पढ़े थे, जो अगले वाले स्लाइड में हमने टिप्स पढ़े वो सारे इसमें मौजूद है। इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, आप यहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से भी इसको रीड कर सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास आखिरी जो टॉपिक है वो है एसे राइटिंग। हम एसे को किस तरह से राइट कर सकते हैं। हमारे पास एसे एक बेहतरीन चीज़ होती है और इंग्लिश लर्नर के लिए एसे की अहमियत इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास CSS और PMS जितने भी कमीशन एग्ज़ाम होते हैं इसमें एसे का पेपर अलग से उन्होंने दिया हुआ है, इंग्लिश एसे का पेपर। इंग्लिश एसे को हम किस तरह से लिख सकते हैं तो इसकी टिप्स हमारे पास क्या है। एसे पहले क्या है, एसे है जो अपनी ओपिनियन है, जो आपने किसी चीज़ के बारे में जो आपके ओपिनियन है, जो आपके पास नॉलेज है, उसको अगर हम लिख लेते हैं तो इसको हम एसे कहते हैं। उर्दू में इसको मजमून कहा जा सकता है। सबसे पहले अगर आप एसे को लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने इसकी हेडिंग को देखना है, यानी जिस चीज़ पे आपने इसे लिखना है उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने उस हेडिंग को अंडरस्टैंड किया तो फिर आपको इसे लिखने में दुश्वारी नहीं होगी। और दूसरी बात जो है, आपने जब हेडिंग को अंडरस्टैंड किया तो फिर आपने इसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन किस तरह से है, आपका स्केच बनाना है।
अगले स्लाइड में इस तरह के हम देख सकते हैं यहाँ पर स्केच बना हुआ है माय फैमिली पे। अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो हमारे पास इस पे यहाँ पर हमने आउटलाइन बना है कि मेंबर हमारे पास कितने हैं, इंपॉर्टेंस माय फैमिली के क्या है, मेरे पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, यहाँ पर सब मेमोरेबल इवेंट्स क्या है, माय फैमिली होम किधर है, यहाँ पर सिटी है, लोकेशन है, रूम्स कितने हैं, हमारे पास अंकल क्या क्या करते हैं, रूटीन क्या क्या है। यहाँ पर आपने पहले सबसे पहले ऐसे का आउटलाइन बनाना है। आउटलाइन अगर बन जाएगा तो फिर आपको इस आउटलाइन को एक्सप्लेन करने का टाइम भी मिल जाएगा और इस आपका कंटेंट आपको मिल जाएगा ऐसे का। अगर आपने आउटलाइन बनाया तो कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर आपने एक एक आउटलाइन को लेना है और इस पे पैराग्राफ करना है और इस तरह से आपका ऐसे जो है वो प्रोसीड करता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने आउटलाइन लिखना है, फिर ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ को हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इसका मेन मकसद जो है आप अपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे? अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई कोट लिखेंगे या किसी की बात लिखेंगे और वो देंगे, या इसकी समरी थीम को 2-3 सेंटेंसेस में बयान करेंगे कि इसका इसे का लिखने का मकसद मेरा ये है, तो इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीसिस स्टेटमेंट। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे फिर एग्जामिनर को आपका इसे को रीड करने में मज़ा आएगा और आपका ऐसे जो है वो रीड करता चला जाएगा। फिर हमारे पास तीसरा जो हमारे पास है वो है बॉडी। बॉडी क्या है कि आपने इस इसे में क्या लिखना है। बॉडी हमारे पास बॉडी इज कंप्राइजेज ऑफ पैराग्राफ्स। यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। आपने जितनी भी आउटलाइन बनाए हैं उस एक एक आउटलाइन से आप एक एक पैराग्राफ बना सकते हैं और इजीली आप अपने ऐसे को प्रोसीड कर सकते हैं। और आखिर में आपने कंक्लूसिव पैराग्राफ लिखना है। कंक्लूसिव पैराग्राफ मतलब ये है कि आपने जो पैराग्राफ लिखना है वो कंक्लूसिव यानी आखिर में नतीजा खेज पैराग्राफ आपने लिखना है कि हमारे पास ये इसका समरी है। पहले भी थीसिस स्टेटमेंट में भी लिखना है और आखिर में आपने कंक्लूसिव पैराग्राफ में भी लिखना है, और इस तरह से आप लेटर ऐसे को लिख सकेंगे। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, रिकमेंड भी करूँगा, आपने वोकेबलरी को वाइजली चूज़ करना है। यानी जितनी भी वर्ड्स है इसके सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम्स आपने सही से इस्तेमाल करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस का भी ख्याल रखना है कि हम अगर किसी बात पे एम्फसाइज करना चाहते हो तो हम पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस लिख लें। अगर हम एम्फसाइज नहीं करना चाहो, नॉर्मली लिखना चाहते हो, तो हम एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस लिख सकते हैं और इस तरह से हम ऐसे को राइट अप कर सकते हैं। और तीसरी बात, हम ऐसे को नीट एंड क्लीन लिखेंगे। नीट एंड क्लीन का मतलब यह है कि आप साफ सुथरे लिखेंगे। और चौथी जो हमारे पास पॉइंट है, आपका ऐसे जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक फ्री होगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक फ्री का मतलब यह है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे। जितने भी प्लूरल नाउन्स है इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इंशाल्लाह अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको ये सारे जो मिस्टेक्स हो सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश राइटिंग में जितने भी मिस्टेक हो सकते हैं, जिस तरह के कम्बिनेशन मिस्टेक्स हुआ कि वर्ब किस तरह से एग्री करता है नाउन्स के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, इस तरह से एडवर्ब के साथ, जितने भी कम्बिनेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। और यहीं पर हमारे पास ये पेपर जो है वो वाइंड अप होता है। वो क्या है? वो वाइंड अप होता है। और इस पेपर को हम कह रहे थे कि ये वीडियो हमसे लंबी ना हो जाए, लेकिन फिर भी लंबी हो गई। बस आपने पेशेंस के साथ देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ढेर सारे बच्चों को जो है वो फ़ायदा हो सके। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम यानी कंपलसरी का पेपर नहीं है। ये आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर लेटर को लिखना चाहेंगे, अगर आप इसे को लिखना चाहेंगे, स्टोरी को लिखना चाहेंगे, एप्लीकेशन को लिखना चाहेंगे, तो आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम दूसरे पेपर्स इंग्लिश कंपलसरी के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी का पेपर जो हमारे पास है वो वेरियस पेपर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी देते थे। कभी ग्रामर से ले लेते हैं जिस तरह मैंने पहले बताया, और कभी कंपोजिशन से ले लेते हैं। तो अगले जो हमारे पास पेपर है उस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपने ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल गाइस।